सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज नक्षत्र वास्तु। नक्षत्र वास्तु एक एडवांस और साइंटिफिक मेथड है जिसमें 27 नक्षत्रों की एनर्जी पैटर्न्स के बेस पर घर के हर कोने, रूम प्लेसमेंट और चीजों का अरेंजमेंट किया जाता है ताकि नेटिव की हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और कैरियर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। ये वास्तु का अपग्रेडेड वर्जन है जो सिर्फ डायरेक्शन लाइक ईस्ट वेस्ट ईटीसी ये नहीं देखता, बल्कि नक्षत्र बेस एनर्जी जोन्स को भी कंसीडर करता है। ठीक है जी। नक्षत्र वास्तु एक ऐसी टेक्निक है जिसमें 27 नक्षत्रों को 12 हाउस और 16 डायरेक्शन के साथ अलाइन किया जाता है। हर नक्षत्र का एक स्पेसिफिक एनर्जी कर्म और ग्रह से जुड़ी होती है, और वही एनर्जी घर के किसी न किसी कोने में एक्टिव होती है। अगर उस जगह गलत वास्तु आइटम रखा हो या इंट्रेंस गलत जोन में हो तो लाइफ में हेल्थ इश्यूज, कैरियर ब्लॉक्स या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जब हम नक्षत्र वास्तु के रूल से वास्तु करेक्शन करते हैं तो बिना तोड़ फोड़ के ये एनर्जी शिफ्ट हो जाता है और रिजल्ट मिलने लगते हैं। हर डायरेक्शन किसी नक्षत्र से लिंक्ड होती है, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र, फर्स्ट नक्षत्र हमारा ये नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ से दोनों से कनेक्ट। दूसरा हमारा केतु का ही जो नक्षत्र है मघा नक्षत्र, ये साउथ वेस्ट से रिलेट करता है। वहीं अगर हम बात करें मूल नक्षत्र की तो ये वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन से रिलेट करता है, जिसमें मघा और मूला नक्षत्र यानी कि पित्तर जोन, हमारा पित्तर जोन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। हमारी एजुकेशन के जो बेसिक एजुकेशन का एक बताया गया है, पार्ट बताया गया है जिसमें वेस्ट साउथ वेस्ट को इंडिकेट किया गया है। तो वहां पे क्या है, द्वारिक देवता आते हैं। मूल नक्षत्र के जो देवता है वो द्वारिक देवता है। हर नक्षत्र किसी स्पेसिफिक भाव और प्लेनेट से एसोसिएटेड होते हैं। घर के अंदर हर जोन का अपना एक नक्षत्र बेस एनर्जी फील्ड होता है। अब फिर बात आती है रेमेडीज की। तो वास्तु आइटम्स जैसे हर्ब्स, कलर, सिंबल, इस बेस पे नक्षत्र को, किसी भी नक्षत्र को बैलेंस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने भाई किसी का फर्स्ट हाउस के अंदर आपने देखा कि मघा नक्षत्र है, तो मघा नक्षत्र के देवता है ना, पितृ देवता होते हैं। तो फर्स्ट हाउस को एक्टिवेशन के लिए हमें ये चाहिए होता है कि पितर देवता की एनर्जी फील्ड को हमने बैलेंस करना होता है उसके सिंबल के द्वारा, उसके कलर के द्वारा। कलर किस चीज का, जैसे कि जो पितर देवता का जो कलर होता है, उस जोन का जो कलर होता है। हर्ब, हर्ब्स के बारे में जो बताया मैंने, हर्ब्स जो होती है नक्षत्र की, वो मैंने डाल भी रखा है उसका एक अ, इसमें ग्रुप में डाला है। दोबारा से अगर चाहो तो उसको दोबारा से रिपीट, क्योंकि न्यू स्टूडेंट आए हैं तो पांचाल जी आप उसको दोबारा से रिपीट डाल सकते हो। और नक्षत्रों की लिस्ट होगी आपके पास तो वो भी सेंड कर सकते हो ग्रुप में दोबारा से, क्योंकि अभिषेक जी भी नए जुड़े हैं तो ओके सर। उनको भी नहीं मिली होगी नक्षत्रों के देवताओं की लिस्ट। ग्रुप में अब ही वो सेंड मेरे कर। को भी चाहिए वो वाली लिस्ट देवता वाली। जी जी, जतिन जी को भी नहीं मिली, इनको भी दो आप। फिर इसमें आता है जी पार्ट केपी एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि सारी जो थ्योरी है नक्षत्र बेस, जो हमारी थ्योरी पर जो बेस्ड है, उसका जो बेस पॉइंट है वो केपी एस्ट्रोलॉजी का। अगर आपको केपी एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल है तो सीधी सी बात है कि आपको ये इजीली आप इसको कर सकते हो नक्षत्र वास्तु। ठीक है जी। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी के नक्षत्र लोड और हाउस कनेक्शन के हिसाब से वास्तु सजेशन दिए जाते हैं इसमें, और कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक नक्षत्र का कोई ना कोई देवता होता है, उस देवताओं की एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब तक लिस्ट सेंड कर दे जिग्नेश जी। ग्रुप में डालना है सर, यही ग्रुप में? जी हाँ, इसी ग्रुप में डाल दो, हो जाए नक्षत्र वास्तु। ठीक है, अभी डालता हूँ, 1 मिनट।
बेसिक जो नक्षत्र वास्तु है वो सबसे पहले कैसे काम करता है वो यहाँ पे समझ क्या में दिया आता है। सर? जी, थैंक यू। फर्स्ट से लेके 12th हाउस होते हैं हमारे, और प्रत्येक हाउस के अंदर कोई ना कोई नक्षत्र प्लेस्ड रहता है हमारा। जैसे कि इस चार्ट में आप देख पा रहे हो, स्क्रीन सबको दिख रही है ना। फर्स्ट हाउस में जैसे आश्लेषा नक्षत्र है, सेकंड हाउस में पूर्व फाल्गुनी है, थर्ड हाउस में हस्त है, फोर्थ हाउस में स्वाति है, फिफ्थ हाउस में ज्येष्ठ है, और सिक्स्थ हाउस में पूर्वाषाढ़। तो फर्स्ट से लेके 12th हाउस के अंदर कोई ना कोई हमारे नक्षत्र प्लेस्ड। तो बेसिक फंडामेंटल ये होता है कि जब आपको ये पता चल जाता है कि हमारे किस हाउस के अंदर कौन से देवता विराजमान है, नक्षत्र को छोड़िए, नक्षत्रों के जो देवता है डायरेक्ट उस पे आ जाइए। उस नक्षत्रों के देवताओं का आपको पता चल गया कि फर्स्ट हाउस में ये है, तो सेकंड में ये है, थर्ड में ये। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट से लेकर 12th हाउस के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। हेल्थ एंड इम्यूनिटी को दिखाता है, सेल्फ अपीयरेंस को दिखाता है, सेल्फ बॉडी स्ट्रक्चर को दिखाता है फर्स्ट हाउस, हमारी इम्यूनिटी पावर को दिखाता है, हमारा जो बिहेवियर है उसको इंडिकेट करता है। सेकंड हाउस हमारी स्पीच का है, फूड बीट का है, ठीक है। और हमारी जो मेमोरी सेविंग का हाउस भी इसको हम बोलते हैं, स्पीच वैल्यू को दर्शाता है, हमारी फैमिली वैल्यूज को दिखाता है। और एक जो हमारी, जिसको हम बोलते हैं कि भाई बाई नेचर जो हमारे को मिलता है अपनी फैमिली के द्वारा, जो संस्कार हमें मिलते हैं वो सेकंड हाउस। तो ये जमा पूंजी हमारी कुछ भी सेविंग हो सकती है, सेविंग लाइक वो मनी सेविंग भी इसको हम लेंगे, तो बैंक बैलेंस को भी दिखाता है सेकंड हाउस। वही थर्ड हाउस की बात करें तो हमारे पराक्रम भाव का है, टूर एंड ट्रेवल्स का है, राइटिंग का है, हमारे या कोई भी मीडिएटर, किसी प्रकार का कोई मीडिएटर है, किसी का मीडिया से रिलेटेड कोई वर्क है, तो भी थर्ड हाउस को हम वहां पे देखते हैं। ये फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस होता है, छोटे भाई बहनों का भी है, ठीक है जी। और किसी के साथ अगर आप कोई भी डील करते हो, किसी डील के ऊपर जो भी सिग्नेचर होते हैं तो थर्ड हाउस हम वहां पे लेते हैं। डीलर जो लोग होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर लाइक, तो वो थर्ड हाउस है। तो ऐसे ही फर्स्ट से लेके 12th हाउस के एट्रीब्यूट आई होप कि आपको अच्छे से पता हो, क्योंकि यहाँ पे सभी एक्सपर्ट लोग हैं और सबको ही केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज है। तो फर्स्ट से लेके जो 12th हाउस के एट्रीब्यूट है, बड़ा बेसिकली एक फंडामेंटल है, उसका सबको ही पता होगा, उसके बारे में नॉलेज होगा। तो अब बात आती है कि भाई नक्षत्र वास्तु को हमने कैसे इनहांस करना है, कैसे एग्जॉस्ट करना है। तो उसके पीछे हमने ये देखना है कि जब भी हम किसी का वास्तु करते हैं, लाइक हम अपना ही करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में सबसे पहले इंसान ये सोचेगा भाई हमारा वास्तु अच्छे से हो जाए, उसके बाद ही हम दूसरे का देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखना होता है वास्तु तब तक नहीं होता, कभी भी काम नहीं करता, जब तक हम फोर्थ हाउस के अंदर जो भी नक्षत्र रहता है हमारा, उसके देवता को अगर हम बैलेंस नहीं करते, एक्टिवेट नहीं करते या उसकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, तब तक वो देवता हमारी हेल्प करेगा ही। यानी वहां के जो वास्तु पुरुष है वो हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होते हैं फोर्थ हाउस के जो भी नक्षत्र होते हैं उनके देवता को प्रणाम करके उनको बैलेंस कर। इस चार्ट के अंदर आपने देखा कि स्वाति नक्षत्र फोर्थ हाउस के अंदर है, तो इनके जो देवता हो गए वो रोग देवता, और ये राहु का नक्षत्र है, तो रोग देवता फोर्थ हाउस के अंदर है, तो इनके पास तो कुछ कौन हुए, घर के मालिक कौन है वहां पे, रोग देवता है यानी N1। तो फिर इनके जो, इसके बाद में हम देखेंगे कि भाई एक तो ये वास्तु पुरुष है, एक हमारे खुद को सेल्फ को दिखाता है फर्स्ट हाउस। उसके बाद हम एक्टिवेट करेंगे अपने खुद को, आश्लेषा नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र के देवता नाग देवता है। तो N1 और N2 इनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, इनके घर के साथ में मैचिंग है, इनका जो अपार्टमेंट है वो इनके अकॉर्डिंग इनको मिला होगा। कभी भी वास्तु में जब कोई भी फॉल्ट आता है, वास्तु इम्बैलेंस होता है, तो आप ये समझिए सबसे पहले तो आपने अंदाजा वहां से लगाना कि फर्स्ट हाउस के अंदर कौन सा नक्षत्र है, फोर्थ में कौन सा है। तो अगर वो एक दूसरे के विपरीत हुए तो वो भी गलत बात है, ठीक है जी। वहां पे भी हमें पता चल जाएगा कि इस हाउस का इम्पैक्ट हमारे ऊपर कितना आएगा और हमारा इस
घर के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो दोनों ही केस में फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस को देखना जरूरी है। और जब भी आप क्लाइंट का देखने जाओ, तो वहां पे पर्सन किसी का अगर चार्ट ना हो तो पर्सन कुंडली भी वहां पे उसी टाइम के अकॉर्डिंग लगा के जब भी आप एंट्री करो, तो वो आप पे चेक करना पड़ता है आपको कि भाई इस टाइम पीरियड में जो इनका वास्तु पुरुष यहाँ पे कौन सा है, एनर्जी कौन से वास्तु पुरुष की, मतलब कौन से देवता की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है। तो जब भी हम किसी हाउस के बेस पे फर्स्ट में ये देखेंगे बेसिक में, क्योंकि आपको पता है जो नक्षत्र लॉर्ड है, ये तो हो गए नक्षत्र देवता, ये हमारे हो गए ऑब्जेक्ट, ये हो गए हमारे एलिमेंट यानी कि धातु। ये सब लॉर्ड जो है धातु है, सब सब लॉर्ड जो है कलर पे आए। ठीक है। हम कभी भी देखते हैं कि भाई नॉर्मली जो एस्ट्रो वास्तु होता है वो डायरेक्शन पे जाता है। डायरेक्शन पे कैसे जाता है कि एक नंबर की जो राशि है उसकी ईस्ट डायरेक्शन है, सेकंड नंबर की जो राशि है उसकी नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, थर्ड नंबर की जो राशि है उसकी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, फोर नंबर की नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, और फाइव नंबर की ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, सिक्स नंबर की नॉर्थ डायरेक्शन है, सेवन नंबर की वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, और एट नंबर की साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट है, और नाइन नंबर की जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, और टेन नंबर की साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ है, इलेवन नंबर की वेस्ट डायरेक्शन है, ट्वेल्व नंबर की साउथ ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है जी। तो यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु कैसे वर्क करता है? एस्ट्रो वास्तु वर्क करता है साइन के अकॉर्डिंग, और नक्षत्र वास्तु करता है सीधा डायरेक्ट देवता पे पहुंचा देता है। आपको डायरेक्शन के अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं है, आपको उस 2-2.5 फीट का एरिया ही समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर आपका वास्तु इम्बैलेंस कहाँ पे हुआ। उस देवता के एट्रीब्यूट आपको पता चल जाएंगे, उस हाउस के एट्रीब्यूट के साथ अलाइन करके आपको पता चल जाएगा कि आपकी कुंडली के अंदर समस्या कहाँ पे है, क्यों है। ये समस्या कहाँ से आती है? सबको पता है कुंडली चार्ट के अंदर 6 8 12 थोड़े से स्ट्रगल के हाउसेज है, सबसे ज्यादा 8 एंड 12th हाउस। ठीक है जी। सिक्स हाउस 50% अच्छा है, 50% बुरा है। एट्थ हाउस 80% बुरा है और 20% अच्छा है। ऐसे 12th हाउस 80% बुरा है तो 20% अच्छा भी। ठीक है। ज्यादा स्ट्रगल जो लाइफ के अंदर आते हैं 8 एंड 12th हाउस से आते हैं। 12th हाउस भी चल जाता है कई दफा तो 12th हाउस यूटिलाइजेशन में आ जाता है, लेकिन 8th हाउस बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, डाउनफॉल होता है लाइफ का। लेकिन 8th हाउस से रिलेटेड जैसे कोई सर्जन लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, उनका 8th हाउस भी मतलब कोई उनके लिए बैड रिजल्ट इम्पैक्ट नहीं डाल, उनके लिए वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 20% बैड होगा, 80% अच्छा हो जाएगा, 100% तो वो भी अच्छा नहीं। ठीक है। तो ऐसे ही 8th हाउस का, जब आपको पता है कि 8th हाउस के ऊपर, आप सबको पता होना चाहिए कि 8th हाउस में टॉयलेट होना ही अच्छा माना गया है। अदरवाइज वहां पे अगर आप बेडरूम बना लेते हो तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। ठीक है जी। ऐसे ही आपने बेसिक जो नक्षत्र वास्तु है फर्स्ट से लेके 12th हाउस में उसको कैसे एक्टिवेट कैसे डीएक्टिवेट करना है। लाइक इसकी में सबसे पहले मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस को और फोर्थ हाउस को उसके बाद फर्स्ट हाउस, इन दोनों देवताओं, इनके वहां पे खाना रख के, इनके ऑब्जेक्ट वहां पे रख के, इनकी धातु से भी कर सकते हैं वो स्क्रिप्ट के दौरान। नेक्स्ट उसमें पता लगेगा नेक्स्ट सेशन में। तो आज इतना ही समझो कि आप फर्स्ट से लेके 12th हाउस के अंदर जो भी आपके देवता होंगे एक अलग से चार्ट बना लो, लिस्ट आपको मिल ही गई है कौन से नक्षत्र के कौन से देव। मैंने बताया कि कभी भी वास्तु वहां पे अधूरा रहता है जब तक आप उसको 4th हाउस को एक्टिवेट नहीं करोगे, तो वहां का वास्तु इनकम्प्लीट रहेगा। तो कंप्लीट कब होगा? तो 4th हाउस को आप एक्टिवेट करोगे और फर्स्ट हाउस को भी एक्टिवेट करो। 8th हाउस का सब लोड जिस भी नक्षत्र में होगा उस देवता पे, अगर 8th हाउस से रिलेटेड चीजें नहीं है, उसके विपरीत चीजें वहां पे होंगी, तो आपको पीड़ा मिलने ही मिलनी है लाइफ। अब प्रत्येक जो हमारी
एंट्रेंस होती है, घर की एंट्रेंस किससे लेंगे? हम फर्स्ट हाउस से भी ले सकते हैं, फोर्थ हाउस से भी ले सकते हैं। सबसे ज्यादा बताया गया फोर्थ हाउस मकान की एंट्रेंस होती है। फिफ्थ हाउस होता है मेन एंट्री के आसपास का एरिया। ठीक है जी। तो फोर्थ हाउस की एंट्रेंस को, प्रत्येक एंट्रेंस के एट्रीब्यूट भी आपको पता होना चाहिए कि भाई E1 की एंट्रेंस क्या देगी, E2 की क्या देगी, E3 की क्या देगी, E4 की क्या देगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं E1 की। यहाँ की जो एंट्रेंस होती है वो अग्नि से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड एक्सीडेंटल इशू देते हैं, और सडन कोई भी डाउनफॉल आ सकता है लाइफ के अंदर E1 की एंट्रेंस मिलने पर। E2 की जो एंट्रेंस होती है, ऐसे घरों के अंदर जो फीमेल चाइल्ड का बर्थ ज्यादा बताया गया है और फिजूल के खर्चे ज्यादा होते हैं। E3 के अंदर बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। ये जो एंट्रेंस होती है धन के प्रवाह को और हमारे गेन एंड प्रॉफिट की है, और सक्सेस को दर्शाती है डायरेक्ट। E4 की एंट्रेंस है, यहाँ की एंट्रेंस उस घर के अंदर जो भी निवासी होंगे उनके गवर्नमेंट के साथ में काफी अच्छे रिलेशन, इंप्रूवमेंट आएगी उसमें। और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्क है तो उनमें भी बेनिफिट रहेगा। और धन के लिए सबसे उत्तम बताई गई है E4 की एंट्रेंस, बेसिक वास्तु के अंदर। E5 में छोटी छोटी बातों पर पागलपन की हद तक गुस्सा, इस एंट्रेंस का इम्पैक्ट आता है E5। E6 के अंदर क्या होगा? अपनी बातों पर कायम न रहना, कमिट फेलियर, जिसके कारण जब कमिटमेंट फेलियर होता है तो आपका बिजनेस हो या सोशल आपकी सोसाइटी हो, उसके अंदर आपकी जो है पर्सनैलिटी डाउन हो जाती है, आपकी साख गिर जाती है। ये एंट्रेंस E6 का जो एंट्रेंस होती है ये उसके पीछे का एक कारण। E7 है, ये एंट्रेंस आपके जो घर के अंदर जो भी निवास करेगा इसमें, E7, तो ये थोड़ा सा निर्दयी होते हैं। इनके जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा कठोर हो जाता है, हार्डली नेचर के होते हैं। दूसरों के प्रति इनका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। E8 की जो एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस भी एक्सीडेंटल रिलेटेड कोई भी घटनाएं देखता है लाइफ के अंदर। किसी भी प्रकार का नुकसान, चोरी को इंडिकेट करता है। कोई भी निवेश अगर आप करते हो, कोई भी अगर पैसा आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो उसमें भारी घाटे को देखता है ये एट के इंटरेस्ट। ठीक है जी। और S1 की जो एंट्रेंस होती है, वो घर में रहने वाले जो बच्चे हैं जो 14 वर्ष से कम एज के हैं, उनके जो विकास होता है उन पर बैड इम्पैक्ट डालता है। उनका जो बिहेवियर है उनके पेरेंट्स की इच्छा के बिल्कुल अपोजिट हो S1 की एंट्रेंस। और S2 की जो एंट्रेंस है वो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बताई गई है। लेकिन MNC जो कंपनी है लाइक उनमें काम अगर वो करते हैं उनके लिए ठीक है, हर किसी के लिए भी ठीक नहीं है। बेसिक वास्तु में भी ये बताया गया है। और S3 के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेस और समृद्धि को देने वाली जो बताई गई है S3 की एंट्रेंस, क्योंकि ये 3 और 4 की जो एंट्रेंसेस है ये हर जोन के अंदर सबसे अच्छी बताई। उस घर के अंदर रहने वाले जो लोग होंगे वो शाम दाम दंड भेद द्वारा अपने काम निकलवाने में एक उनको दक्षता होती है। S4 की जो एंट्रेंस होती है तो ज्यादातर ये फैक्ट्री और
जितने भी छोटे उद्योग हैं उनके लिए समृद्धिदायक। घर के अंदर लड़कों का जन्म ज्यादा होता है, मेल चाइल्ड बर्थ ज्यादा होते हैं S4 के एंट्रेंस में। और S5 की जो एंट्रेंस है वो कर्जा देने वाली होती है, और कर्ज की मुक्ति में बाधाएं आती है, कर्जा बनाए रहता है। और उस घर के अंदर जितने भी सदस्य रहते हैं उनके जो बुद्धि होती है, उनका जो सही से सार्थक उपयोग वो करने में असमर्थ होते हैं, वो अपनी बुद्धि का अच्छे से यूज नहीं कर पाते। S6 की जो एंट्रेंस है वो सबसे ज्यादा गरीबी की कारक है, दरिद्रता की कारक है, बिना किसी वजह के नुकसान पे नुकसान होना, या मकान के बिकने तक की नौबत आ जाए, S6 की एंट्रेंस देती है। S7 की जो एंट्रेंस होती है वो लाइफ के अंदर एक इम्बैलेंस लेके आती है। उसके किए गए जितने भी प्रयास होते हैं किसी भी वे में इंसान, वो सभी फेल हो जाते हैं। उसके द्वारा किया गई, सॉरी, की गई जो मेहनत, कितनी भी मेहनत वो करेगा लाइफ के अंदर, उसमें गिरावट आना ही आना, डाउनफॉल आएगा ही आएगा। S7 की इंटरेस्ट, वो इन्वेस्ट किया, वो भी डाउनफॉल, वो भी ब्लॉक हो जाना। किसी ने पैसे ले लिए, वापस नहीं आए, वो ब्लॉक हो गए S7 की वजह से। वही S8 की जो एंट्री है सबसे ज्यादा गलत होती है। ये वंश बेल जो चलती है, वंश बेल आगे नहीं बढ़ पाती, और पूरे कुल खानदान से व्यक्ति कट जाता है। और पैसे से रिलेटेड और हमारे जितने भी रिलेशनशिप के मैटर हैं उनमें भी डाउनफॉल आता है, उनमें हानि कर पाते हैं एसेट की जो इंटरेस्ट। और जीवन के लिए खतरे का कारक भी होती है इंटरेस्ट, एसेट की इंटरेस्ट। W1 की बात करें तो ये हमारी एज को दिखाती है W1। तो हमारी एज पे लॉन्जिविटी पे अगर बात आएगी तो कोई ना कोई अगर बैड इफेक्ट आता है किसी भी व्यक्ति को, कोई एक्सीडेंटल घटना हो जाए या सडन डेथ हो जाना, तो W1 की एंट्रेंस पे जिसका भी मकान होता है बेसिक वास्तु के अनुसार, तो हमारे धन पे और हमारे लॉन्जिविटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। यहाँ तक कि व्यक्ति की डेथ भी दे देता है सडन, आकस्मिक मृत्यु। W2 की जो एंट्रेंस है वो हमारे जो विचार होते हैं उसमें अस्पष्टता एवं दूरदृष्टि के अभाव के कारण करियर में भी इम्बैलेंस दिखाते हैं। लाइफ के जितने भी इम्पोर्टेंट आयाम है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती इनसिक्योरिटी फील करवाती है W2। रिलेशनशिप मैटर में हो या फिर आपके बिजनेस में हो, इनसिक्योरिटी फील करेगा करेगा इंसान, घबराया रहेगा, डरा रहेगा। W3 की जो एंट्रेंस होती है ये आपका विकास और आपकी जो समृद्धि और संपन्नता की कारक है। ये डाउटफुल होती है, W3 की एंट्रेंस में डाउटफुल होती है, लेकिन वो सडन आपको ना समृद्धि देके जाती है। भले ही घबराहट रहे या डाउटफुल नेचर हो जाए आपका, लेकिन वो समृद्धि जरूर देगी W3 की एंट्रेंस। वहीं W4 की बात करें ना, तो इसमें कोई ज्यादातर विशेष लाभ बताया गया है ना कोई हानि बताई गई। एक बैलेंस ही होता है, बैलेंस का ही जीवन जीता है बंदा, ना ज्यादा ग्रो करेगा ना ज्यादा डाउन। मिडिल क्लास लोग जो, यहाँ पे बस ये है कि एक अपना सहज जीवन जिसको बोलते हैं, एक बैलेंस लाइफ, और संतुष्ट रहता है कुल मिला के।
W4 की एंट्रेंस। वही अगर हम बात करें W5 की, ये बेहतरीन प्रदर्शन का पुजारी बना देता है ये एंट्रेंस यार। और ज्यादा गेन एंड प्रॉफिट के चक्कर में उच्च प्राप्तियों की एक लालसा होती है इनके अंदर, एक इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं काफी जागृत हो जाती है कुछ ज्यादा बड़ा प्राप्त करने की। इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है फिर लाइफ में बैलेंस बनाने की, क्योंकि समस्याएं आएंगी लाइफ के अंदर, एंजाइटी भी रहेगी सिर्फ अपनी इच्छाओं के चलते, क्योंकि ये हाई लेवल क्लास लोग होते हैं, हाई लेवल की सोच होती है ऐसे लोगों की, थॉट प्रोसेस। अब जब कहीं वो उसमें ऑब्स्टेकल आती, परेशानी आती है, तो फिर ये तिलमिला उठते हैं W5 के एंट्रेंस। तो एंजाइटी फील करते हैं, कई दफा ये डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं W5 के एंट्रेंस। और W6 भी अगर उसमें मिल जाए तो 100% ये है कि मानसिक परेशानी या किसी भी चीज की नशे आदि की लत लग जाना, अपनी बात नजदीकी संबंधों में रखने में असक्षम होते हैं ऐसे लोग, मन ही मन घुटने के आदि हो जाते हैं, अपनी बात बोल भी नहीं, अपने अंदर के विचार प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे सब। तो सभी के कैमरे ऑफ हो गए, क्या हुआ भाई? सर मेरे यहाँ लाइट चली गई है। ओके। नहीं तो मैं तो डेली ऑन रखती हूँ, पर ये लाइट चली गई इसलिए वीक हो गया है। मैं बीच बीच में, इसलिए आपकी आवाज भी कट रही है, मुझे नहीं आ रही। प्रतिमा जी की भी लाइट चली गई है। हाँ सर, मैं ही बता रही हूँ, लाइट चली गई। यहाँ तीन ओके दिन से ओके। लाइट वर्क कर रही है। ओके जी जी। पूजा जी की, आकाश जी सर। आदित्य, नटेश, पूजा जी आप बिजी हो तो फिर बाद में ज्वाइन कर लेते हैं ना, ऐसे बीच में सारे कॉन्सेप्ट में फिर समझ में आता नहीं, फिर आप लोगों को फिर आप बोलते हो कि हमें नहीं पता लगा, ये नहीं समझ में आया। सर एक्चुअली हमारे ना शादी थी, तो मैं इसलिए रेडी हो रही थी, वो नोट्स भी साथ साथ बना रही थी। हाँ तभी तो ना, कुछ हो नहीं पाता तो इसमें बताओ, फिर आप आकाश जी को बोलोगे कि मेरे को ये नहीं मिला वो नहीं मिला। नहीं बोलती सर। नहीं ये तो अच्छा भी नहीं लगता ना बोलना, और कहीं ना कहीं जी सर। मैटर भी नहीं करती ये चीजें मेरे लिए कुछ। W7 की जो एंट्रेंस होती है जीवन की छोटी छोटी खुशियों से वंचित करा देती है। W7 की एंट्रेंस जीवन के अंदर निराशाओं से भरकर किसी भी एडिक्शन का शिकार हो जाना, डिप्रेशन का शिकार हो जाना, ऐसा व्यक्ति सुख की खोज में लगा रहता है लेकिन सुख नहीं प्राप्त होता उसको। वो सुख कहाँ पे ढूंढेगा कि भाई नशे का आदी हो जाएगा, नशा करके ही खुशियां प्राप्त हो जाए, हो सकता है कि कुछ देर के लिए उसको रिलैक्स फील करे वो, लेकिन वो तो और ज्यादा गड्ढे में जा रहा है, उसको पता नहीं लगता। W8 की जो एंट्रेंस है, इस द्वार के जो प्रभाव स्वरूप घर के जो निवासी अपने फायदे के लिए गलत ढंग को अपनाने में भी हिचक नहीं करते, वो कोई ना कोई गलत हथकंडे अपनाते हैं। N1 की जो एंट्रेंस है, वो शत्रुओं से परेशान करेगी, कभी कभी जानलेवा हमला उनके ऊपर हो सकता है, कोई भी अटैक हो सकता है जिनकी N1 की एंट्रेंस होती है। N2 की जो एंट्रेंस होती है, बुरी नजर से लगातार उनको कोई ना कोई डाउनफॉल उनकी लाइफ में चलता ही रहता है। नजर बहुत जल्दी लगती, नजर दोष ज्यादा होता है। ईर्ष्या भाव ज्यादा रखते हैं लोग आसपास के, आस पड़ोस वाले, और इनके अंदर भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या काफी होती है। N3 की जो एंट्रेंस होती है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है, ये धन समृद्धिदायक है। नए नए
अपॉर्चुनिटीज में सक्सेस मिलती है, लगातार धन की भी वृद्धि होती चली जाती है और पुत्रों का भी लाभ मिलता है। N4 की जो एंट्री है वो सभी दिशाओं से ज्यादा धन वर्षा करवाने वाली, अपने जो पुरखों से धन और जायदाद दोनों की प्राप्तियां लोगों को करवाती है N4 की एंट्रीज। इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी है उसका भी मिल जाना, वो N4 के अंडर में आएगा। N5 की जो एंट्रेंस है वो धार्मिक स्वभाव बन जाने के कारण जीवन में आगे बढ़ने का जोश को शांत कर देती है। N5 की ये इतना करती है, सौम्य स्वभाव बना देता है, क्योंकि N5 के देवता सोम देवता है। धार्मिक ज्यादा हो जाएंगे और इच्छाएं खत्म हो जाती हैं ऐसे व्यक्ति की, एक शून्यता की तरफ चला जाना। भले उसके पास सब कुछ होगा लेकिन वो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, ज्यादा आगे बढ़ने की सोच विचार खत्म हो जाएगा ऐसे। N6 की एंट्रेंस जो होती है उस घर के निवासियों के, उस घर के अंदर जो भी निवास करेगा उनके जो एक डिफरेंट विचित्र व्यवहार बिहेवियर डिफरेंट, उसके कारण उनकी लोगों से दूरियां बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। नेचर वाइज ऐसे हो जाएंगे वो किसी को समझ में नहीं आएंगे, डाउटफुल नेचर के हो जाएंगे। N7 की जो एंट्रेंस है वो फीमेल जो होंगी ना घर के अंदर उनके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा डालेगा। उनका जो हमारी संस्कार परंपराएं हैं उनसे विश्वास उठ जाता है उनको। इंटरकास्ट मैरिज भी देखी गई है वहां पे, जो लड़कियां होती है उसमें, और अपने ही डिसीजन से लॉस की तरफ जाना। N7 की एंट्रेंस है। N8 की जो एंट्रेंस है वो आपकी बचत में वृद्धि करवाने वाली, देवीय कृपा से जीवन में लगातार आगे बढ़ने का आपको ब्लेसिंग मिलती है N8 की एंट्रेंस। तो ये इंद्रियों का प्रभाव होता जी। अब बेसिक क्या बताया गया वास्तु के अंदर, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट के अंदर देवता होता है, देवताओं का स्थान होता है। और साउथ ईस्ट में खाना पकाना खाना बनाना उचित बताया गया है। वही साउथ वेस्ट में शस्त्र रखने का और नॉर्थ वेस्ट में संग्रह करने का स्थान बताया गया है। और ईस्ट डायरेक्शन के अंदर बताते हैं कि सम्मेलन कक्ष या कोई वहां पे सभा, कोई भी सोशल एक्टिविटीज वो आप कर सकते हो उस क्षेत्र में। गैदरिंग। साउथ के अंदर बेडरूम अच्छा बताया गया है, वेस्ट के अंदर डाइनिंग रूम अच्छा बताया गया है, और नॉर्थ के अंदर आप अपना फिक्स एसेट्स जैसे कोई लाइक कोई सेविंग बैंक सेफ रख सकते हो, अपनी अलमीरा रख सकते हो उसके अंदर, कोई भी ज्वेलरी वगैरह वहां पे रख सकते हो। अब वही ESC जोन होता है हमारा ईस्ट साउथ, वहां पे दही मथने का स्थान बनाते हैं, वहां पे कोई भी चर्निंग वहां पे ये जो घुमावदार, जैसे कि आपके घर के अंदर मिक्सर ग्राइंडर है उसको भी चलाते हैं तो ESC जोन के अंदर चलाए, वहां पे आप उससे जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। मंथन करने वाली जो चीज, मंथन विचारों का होता है एक्चुअल में। नॉर्थ ईस्ट बुद्धि है, जब वहां से विचार आइडियाज आते हैं तो ESC उसका मंथन निकाल के लेके आता है। जब उसको विचारों का मंथन चलता है ना, कुछ अच्छा निकल के आएगा तो ESC है बेस्ट है, और कुछ बुरा निकल के आएगा तो इम्बैलेंस है। वहीं अगर साउथ साउथ ईस्ट जो है वहां पे अगर ये रखने का कोई भी स्थान वहां पे बनाते हैं भी बेस्ट है। साउथ साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट बना सकते हैं,
और वेस्ट साउथ वेस्ट के अंदर एजुकेशन का कोई भी, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बच्चों को पढ़ाई का एक रूम बना सकते हैं, स्टडी टेबल वहां पे लगा सकते हैं। ये बेसिक बता रहा हूँ नक्षत्र वास्तु, लेकिन इतना पता होना चाहिए। ये बेस पॉइंट है, बेस स्ट्रक्चर है नक्षत्र वास्तु का भी। लेकिन अप्लाई कैसे करना है, वो आपने इस प्रकार से करना है कि जैसे आपका फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंसी का है, उसके अंदर आपने ये देख लेना है कि ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र के जो भी देवता है, लाइक भृंगराज देवता है, वहां पे अगर स्टडी टेबल लगा लेते हैं, कोई भी लर्निंग की अगर बात करें हम, पढ़ाई, तो फोर्थ हाउस प्राइमरी हाउस है एजुकेशन का, फिफ्थ हाउस लर्निंग का है। फोर फाइव को दोनों को हम कंसीडर कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। और हायर एजुकेशन, हायर स्टडी कौन सा, नाइन्थ हाउस। ज्यादा डीप रिसर्च के अंदर जाएंगे, रिसर्च का हाउस है एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। तो जब भी हमें ये पता होना चाहिए, मैंने बताया कि केपी एस्ट्रोलॉजी का बड़े लेवल पे जितना अच्छे से गूढ़ ज्ञान जितना होगा उसका, जितने उसकी डेप्थ में आप गए हो, उतना ही बड़ा कुछ निकल के आए। लेकिन पढ़ाई आपने 2 6 11 है, 5 10 11 है, ये कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, तो मेरे हिसाब से सिर्फ आपको वहां तक नहीं जा पाओगे जब तक आपको केपी एस्ट्रोलॉजी का ये नहीं पता लगेगा कि केपी एस्ट्रोलॉजी है क्या। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक हाउस का जो सबलोड है, वो किस नक्षत्र पे बैठ के किसके सब में वो है, और उसके स्क्रिप्ट क्या बनती है, उसके इम्पैक्ट लाइफ के अंदर क्या क्या आएंगे, वो बड़ा क्लियरली उसमें पता चलता है। वहीं अगर हम बिजनेस के अकॉर्डिंग बात करें कि हमारा जो, भाई एक तो होता है फोर्थ हाउस, टेंथ हाउस को हम क्या करेंगे वहां पे, टेंथ हाउस ऑफिस का लेंगे। वहां पे आपको एनर्जी को बूस्ट करना है, वहां पे आपने फोर्थ हाउस को एक्टिवेट ना करके टेंथ हाउस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि फोर्थ हाउस कंफर्ट हो जाएगा, वहां पे कंफर्ट जोन आपने नहीं करना है, क्योंकि वहां पे अग्नि की जरूरत है। आपको काम करना है, वहां पे कंफर्ट जोन नहीं चाहिए ना आपको। ऑफिस के अंदर कंफर्ट फील करोगे तो भाई आप कमाओगे कैसे, हार्ड वर्किंग कैसे हो। ठीक है ना। अब डॉक्टर लोग अपने ओपीडी रूम में बैठ के, वहां पे अगर वो सुस्ताने लगे, भाई नींद आ गई, तो पेशेंटों को कौन प्रिस्क्रिप्शन देगा वहां पे बैठ के, है ना। तो वही है कि टेंथ हाउस को जब हम बात करें ऑफिस की, तो बिजनेस लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, तो टेंथ हाउस को बूस्ट करेंगे। वहां पे फोर्थ हाउस का कोई काम नहीं है। फोर्थ हाउस का काम होगा हमारे रेजिडेंशियल वास्तु में, ये कमर्शियल वास्तु में, टेंथ हाउस। ठीक है जी। अब टेंथ हाउस है, सेकंड हाउस, वहां पे आप ड्रॉर रख सकते हो, अपना कैबिन वो बना सकते हो, अपनी सेफ वहां पे रख सकते हो, कैश बॉक्स वहां पे बना सकते हो आप ऑफिस के अंदर। इलेवंथ हाउस, इलेवंथ हाउस के जो भी नक्षत्र उसके देवता। अब टेंथ हाउस के जो भी नक्षत्र होंगे उसके देवता पे आप सिटिंग भी कर सकते हो, या फिर आपका कोई भी क्लिनिक है या कोई हॉस्पिटल है, उसके एंट्रेंस भी वहां पे बना सकते हो। वहां पे ना बना के आप फर्स्ट हाउस में भी बना सकते हो, क्योंकि टेंथ हाउस है, फोर्थ हाउस है, फर्स्ट हाउस। तो आपने ऐसे, क्योंकि वहां पे आपको खुद को, अब वहां से फोर्थ हाउस को मैंने क्यों बताया, क्योंकि वो भी आपके अंदर की एक पावर को बूस्ट करने वाला, आपकी खुद को बूस्ट करने वाला, वो टेंथ से फोर्थ ये कंफर्ट नहीं लेके आए, ये तो आपको बूस्ट ही करेगा, एनर्जी बूस्ट करेगा। तो कमर्शियल का जब भी हम वास्तु करेंगे तो टेंथ हाउस से काउंट करेंगे, रेजिडेंशियल का करेंगे तो फोर्थ हाउस से काउंट करेंगे। ठीक है जी। अब कैसे करेंगे, फर्स्ट हाउस का जैसे कि इसमें ऑसिलेशन नाग देवता है, वहां पे बुध के ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो नाग देवता, मरकरी के ऑब्जेक्ट, नक्षत्र लॉर्ड है ऑब्जेक्ट, वहां पे इजीली आप रख सकते हो।
लेकिन किसके नहीं रखने? 8th हाउस के नहीं रखने। अब सतभिषा यहाँ पे, सतभिषा नक्षत्र के गुरु देवता थे, वहां पे राहु की विंड चाइम वगैरह आपने वहां पे लगा दी, तो 8th हाउस एक्टिवेटेड रहेगा भी। ठीक है ना? तो उस चीज से बचना है, 8 और 12 से। जुपिटर के समान कहाँ पे नहीं रखना, पुनर्वसु नक्षत्र में। एक्टिवेशन कैसे करना है? जब भी आप किसी भी हाउस को एक्टिवेट करते हो, तो उसकी देवता की जो चीजें है, ऑब्जेक्ट है या उसका खाना है, वो वहां पे रख के एक्टिवेट कर सकते हो। इसलिए अब डीएक्टिवेट करना किसी हाउस को, लाइक 8th हाउस को करना है डीएक्टिवेट, तो 7th को मत एक्टिवेट कर देना, 11th को करेंगे, वो करेंगे। क्योंकि 7th हाउस भी इतना अच्छा नहीं होता, ये बिजनेस लेवल को चलो ठीक है, लेकिन मारक हाउस और बाधक भी होता है ऐसे। लगन भी आपने देख लेना होगा कि किसका कौन सा हाउस मार्केट। कल जो हम बात करेंगे वो हम 5 एलिमेंट्स पे मैं समझाऊंगा, 16 डायरेक्शन पे समझाऊंगा। ठीक है जी? उसके बाद हमारा रहेगा 45 देवता के एट्रीब्यूट क्या है, वो मैं समझाऊंगा। फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा कि एडवांस लेवल हम कैसे जाएं सबके ठीक है। और फिर हम लास्ट एंड फाइनल जो हम हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी नवतारा में जाके हम कैसे चेक करना है एडवांस लेवल। उसके बाद एक आपके डाउट क्लियर करने के लिए अलग से क्लास रखी जाएगी। ठीक है जी? ये उन लोगों के लिए है जिनका 5 डेज का जो नक्षत्र वास्ते और जो आए हैं केपी एस्ट्रोलॉजी भी करने के लिए, उनके लिए तो रेगुलर चलता है। ठीक है जी? क्लास को करते हैं क्लोज। और किसी का कोई डाउट जो समझ में ना आया हो? ये सिंपल मैड के नाम से डॉक्टर साहब है क्या? ये क्या नाम था इनका, प्रकाश जी? जी पता सर नहीं वही। सामने बैठे भी हैं या वैसे चालू करके छोड़ के चले गए क्लास। स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ कि सामने आ जाओ प्लीज। मुक्ता जी, मुक्ता जी वो मुक्ता कहीं। जी? हाँ, मुक्ता मुक्ता। ओके, ये तो अभी बताया था, ये तो बाहर है, क्लास नहीं कर रहे। हाँ हाँ। चलिए कोई बात नहीं। और ठीक है, तो फिर आज के लिए फिर क्लोज कर लेते हैं क्लास। कोई और जतिन जी आपके कोई डाउट? नो सर। अभिषेक जी आपका कोई डाउट कुछ समझ में नहीं आया हो? नहीं सर, समझ आया सब कुछ। जी जी। इजीली समझ में आ गया ना कि कैसे फर्स्ट से लेके 12th हाउस में जो नक्षत्र है उसको कैसे देखना है, कैसे वो वर्क करते हैं हमारी लाइफ में। जी सर। और किस सर। हाउस को, किसी हाउस की एनर्जी को अगर आपने इनहांस करना होगा तो क्या करेंगे? उस हाउस के नक्षत्र के देवता पे जाके उसका भोजन वहां पे रख देंगे देवता, या सर ब्रो, या उस कौन सा प्लेनेट के ऑब्जेक्ट। सर कौन सा नक्षत्रों का क्या भोग होता है या हाँ, देवता का वो क्या आपको कुछ? लिस्ट मिल जाएगी सर। हाँ, लिस्ट में भेजता हूँ। जी जी, थैंक यू। ठीक है जी। तो नमस्कार सभी को, जय श्री राम। जय श्री राम।